हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने एक नए बिगनिंग के साथ में। हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं इट इज़ क्वाइट न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ स्टैट्स। देखो, स्टैट्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। स्टैट्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसकी स्कोप की मैं बात करूं अगर तो बहुत ही बड़ा है। स्टैट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूं कि स्टैट्स हमारे कॉमर्स फील्ड में कितना बड़ा और कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको। देखो, कॉमर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 11th करते हैं, 12th करते हैं, मतलब अपनी स्कूलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बैचलर और एक होती है मास्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अभी इतना ही ले लेते हैं तो भी बहुत रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे CMA, CA एंड CS। अभी हमारे पास में ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमर्स में कितना ज़्यादा स्टैट्स ज़रूरी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना कैसे है। देखो, बहुत सारे बच्चे अभी देखो सबके पास में फाउंडेशन में रहता ही है। फाउंडेशन में हमारे पास है, ये 11th में हमारे पास है, लेकिन हम लोग ना इसको लाइटली लेते हैं। वी टेक इट एज लाइटली, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमको मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि बस मैथ्स पढ़ लो या स्टैट्स पढ़ लो और आगे इसका कोई यूज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ इसका कितना ज़्यादा रेलिवेंस हमारे लिए है। हमारे लिए इस सब्जेक्ट का रेलिवेंस बहुत है, क्योंकि 11th 12th में आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है, सब जगह पढ़ाया जाता है। क्यों है रेलिवेंस? बहुत रेलिवेंस है क्योंकि हम लोगों के पास में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि बैचलर में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, मास्टर्स में अगर आप MBA करते हैं तो MBA में तो आपको स्टैट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, या आप M.Com करते हैं तो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें ना फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत काम में आता है। तो स्टैट्स ऐसा समझ के चलना है आपको, इट इज़ वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर स्किल सेट। तो हम लोगों को स्टैट्स बहुत अच्छे से ही पढ़ना है। कोई ये फैक्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकता और इग्नोर भी नहीं कर सकता कि स्टैट्स कितना ज़रूरी है। सर, प्रोफेशनल करियर में भी स्टैट्स बहुत काम में आता है। इन सब में भी आपको FM में मिलेगा, कॉस्टिंग में मिलेगा स्टैट्स का पार्ट, OMSM में मिलेगा। OMSM या फिर मैं बोलूँ खाली ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये CMA में इंटर में है और CA में फाइनल में मिलेगा आपको ऑपरेशन रिसर्च के नाम से। SPM PE में मिल जाएगा। तो मतलब हमारे पास में स्टैट्स सब जगह फैला हुआ है, तो आपको ये फाइनल तक पढ़ना है। आप कहीं पे भी जाओ वहाँ पे आपको स्टैट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टैट्स काफ़ी अच्छे से समझना है, डीप में समझना है, जब भी हम लोग जो है इसकी ट्रू ब्यूटी को समझ पाएंगे। स्टैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और स्टैट्स के अंदर जो एक मेन चैप्टर है आज हम लोग वो शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का पूरा नाम ये है, या आप इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हैं तो भी चल जाएगा काम। सेंट्रल टेंडेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी हैव इन द पोर्शन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स शुरू ही यहाँ से मेरे हिसाब से असलियत में होती है। पहले हम लोग हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि सेंट्रल टेंडेंसी सर होता क्या है। देखो, बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि बेसिक से क्यों लेना है, 10-15 मिनट में बेसिक्स कवर हो जाएंगे ना, तो हम लोगों का एक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट जब हो जाता है तो हम लोग और अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। भले से हमको पहले से भी आता रहेगा तो भी रिफ्रेशमेंट हमेशा अच्छा होता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बोलते हैं जिसको हम लोग, इसके काफ़ी नाम हैं, या मेन वैल्यू बोलते हैं इसको, या सेंसिटिव वैल्यू बोलते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नाम से अलग अलग सिनेरियो में हो सकता है, बट इसके दो नाम जो मेन है वो है सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज वैल्यू। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी से क्या समझते हैं, मतलब इसका ये होता है
आजकल देख रहे हो आप लोग कि सारी कंपनियां जो हैं वो डेटा ड्रिवन हो गई हैं। डेटा ड्रिवन मतलब कंपनीज कैसी हो गई है सर? डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब क्या होता है? कंपनी आजकल ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डेटा के ऊपर। बहुत सारा सारा डेटा होता है और उसी के ऊपर कंपनी आजकल डिपेंडेंट है। सभी हमेशा से ही डिपेंडेंट किसके ऊपर थे? डेटा के ऊपर। लेकिन आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, मान लो गूगल बड़ी कंपनी है, अल्फ़ाबेट उसकी पेरेंट कंपनी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? डेटा के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंज्यूमर्स का डेटा क्या है या ये सब चीज़ें इसी टाइप से सो ऑन क्या चीज़ें हैं। तो डेटा को स्टडी करना इज नाउ अ बिगर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंपनीज। तो हम लोग क्या समझते हैं कि डेटा को समझना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि डेटा एक बार समझ गए तो आप कंपनी को समझ गए। कंपनी क्योंकि डेटा ड्रिवन है तो उसके लिए डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालाइज करने के लिए हम लोगों को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? स्टैट्स की। तो जहां जहां पे डेटा की बात आएगी वहां वहां स्टैट्स आएगा। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? क्योंकि कंपनी डेटा ड्रिवन है, कंपनी के पास अ लॉट ऑफ डेटा इज देयर, अलॉट डेटा, बहुत सारा डेटा होता है। क्या कंपनी सबको एनालाइज कर सकती है? आंसर इज नो। फॉर एन एग्जांपल समझिए, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसी कंट्री की सिचुएशन क्या है इस समय में, तो मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं हर एक इंडिविजुअल की इनकम को जाके देखूंगा? दिमाग से सोचेंगे एक बार। क्या हम लोग हर किसी इंडिविजुअल की इनकम को जाके देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई शामू, रामू, पप्पू, चिंटू, पपलू सबकी इनकम कितनी कितनी है? और फिर हम लोग बताएंगे यार इस कंट्री की सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने सबकी इनकम को अच्छे से देखा, इनकम जो मेरे को पता चली वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। या मैं इन सब की इनकम का एक एवरेज निकाल लूँगा, जो एवरेज इन सब के बारे में बताएगा मेरे को। ये एवरेज क्या करेगा? विल टेल या फिर रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ होल कंट्री। और होता भी ऐसे ही है। कोई कंट्री कितनी अच्छी है कितनी बेकार है हम लोग इंडिविजुअली लोगों की इनकम नहीं देखते। हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक एवरेज इनकम हम लोग बता देते हैं कि इंसान इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, जो कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 रुपये पर मंथ है। अब 5,000 रुपये पर मंथ मैंने बोला कि पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, तो आप इससे क्या समझते हो? इस 5,000 से। अब क्या इंडिया में सभी लोग मिनिमम 5,000 रुपये कमा रहे हैं? आंसर इज नो। इंडिया में तो गरीबी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कोई तो 0 रुपये भी कमा रहा है, कोई 5,000 से ज़्यादा भी कमा रहा है। तो ये 5,000 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये 5,000 कलेक्टिव वैल्यू है। इट इज़ व्हाट? कलेक्टिव वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ये सब की जो भी वैल्यूज हैं पूरी कंट्री में उसका कलेक्टिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं 5,000 पर मंथ इज एवरेज, या मैं ऐसा बोलूं ये क्या है? ये सेंट्रल वैल्यू है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल वैल्यूज एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मतलब इसका यही है कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी पॉपुलेशन मतलब होल डेटा को हम लोग पॉपुलेशन से डिनोट करते हैं। या आप आगे आने वाले टाइम में भी पढ़ोगे कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन को डेटा बोलते हैं, और डेटा में से एक छोटे से एवरेज को निकाल के हमें चुनना होता है जो पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमको बता दे। उसको हम लोग कहते हैं उसकी सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। अब सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू बहुत टाइप की होती हैं और बहुत तरीके की होती है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से निकाली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग सेंट्रल वैल्यू को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ फंक्शंस की, फंक्शंस, अब आप मुझे खुद ही बता देंगे कि फंक्शंस ऑफ, फंक्शन किसके, हम लोग यहाँ पे खुद ही बता देंगे कि फंक्शन ऑफ एवरेज क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ एवरेज मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि एवरेज क्या होता है, तो हम लोग ये बता सकते हैं ना कि एवरेज करता क्या है एक्चुअली में। तो सर एवरेज करता क्या है, देखें
पहला पॉइंट आप लोग खुद ही बता देंगे कि एवरेज जो होता है वो हमको एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे देता है। क्या देता है? डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने बोला कि 5,000 रुपये पर मंथ है, 5,000 रुपये पर मंथ इंडिया में एक एवरेज बंदे की एवरेज इनकम है पर मंथ की, मैं इसको कंपेयर कर लूंगा यूएसए से, जिसकी वहां पे मान लीजिए 1,000 यूएसडी है, तो मेरे को पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज कौन कंट्री अच्छी है। तो यहाँ पे हमको डेटा का क्या मिल गया? एक डिस्क्रिप्शन मिल गया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे डेटा को एक ऐसी तरीके से फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सिंपल है और सिस्टमेटिक है, राइट। तो रॉ डेटा को हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना। रॉ डेटा मतलब पूरी पॉपुलेशन के डेटा को अब आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपने पर्पस के मुताबिक। ये पहला हो गया डिस्क्रिप्शन। सर सेकंड क्या होगा? कंपैरिजन। आप लोग खुद ही समझ रहे, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों का एवरेज निकाला और कंपेयर कर दिया। ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने एवरेज निकाला। सोचो अगर मैं एक एक इंसान की इनकम को इंडिया के एक एक इंसान की इनकम से यूएसए की इनकम से एक एक इंसान की कंपेयर करने बैठा, तो विल इट बी पॉसिबल? आंसर इज नो, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन ऑफ एवरेज में मैंने पढ़ा दूसरा कंपैरिजन। मैं एवरेज निकाल लूँगा और उन दोनों को क्या कर दूंगा? कंपेयर कर दूंगा। थर्ड क्या होगा? हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन? किसका कर सकते हैं? पॉलिसी का कर सकते हैं। ये तो इनकम की बात हुई। मान लो मैंने ऐसा निकाला कि एवरेज बर्थ रेट इंडिया में क्या है, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने बचते हैं पर 1,000। अगर पर 1,000 बच्चों की डिलीवरी हुई तो उसमें से कितने बचते हैं? मान लो एवरेज बर्थ रेट है 85%। इज इट गुड और बैड? तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। 1,000 में से 850 बच्चे जो हैं वो बच जाते हैं। और डेथ रेट क्या होगा? मान लो फॉर एन एग्जांपल 850 अगर बच जाते हैं तो 150 बच्चे मर भी तो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए 150 मैटर नहीं करता, 850 करता है अकॉर्डिंग टू द स्टडी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है एवरेज बर्थ रेट। हम लोग इसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगे। भाई 85% इंडिया में अभी है, लेकिन हम लोग 100% अचीव करना चाहते हैं, तो हम लोग एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे हमारे हेल्थ सेक्टर है जो वो इम्प्रूव हो सके। तो ये सब आप किसके बेस पे कर रहे हो? ये मैं सरकार की नजर से देखूँ तो सरकार भी किसके बेस पे कर पा रही है? ये सब स्टार्ट के बेस पे ही तो कर पा रही है ना। कंपैरिजन किसके बेस पे हो रहा है सर? वो भी हमारे एवरेज के बेस पे हो रहा है, डिस्क्रिप्शन भी पता चल रहा है, और पॉलिसी भी हम लोग इसी के बेस पे बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अपना जो मेन इंपॉर्टेंट काम है स्टैटिस्टिकल। देखो पूरा स्टैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसकी फुल फॉर्म पूरी क्या है, तो हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फिर खैर हम लोग जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम लोग वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि देखो आपने एक एवरेज निकाल लिया, राइट, एक एवरेज निकाल लिया। अब आप इस एवरेज को एनालाइज कर सकते हो फर्दर। इस एवरेज को आप एनालाइज कर सकते हो फर्दर। जैसे मान लो आप एसएफएम में पढ़ोगे, ये मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है। अब इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करा जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक इन्वेस्टर के लिए। तो आप दोनों कंपनियों का एवरेज रिटर्न निकालोगे। आप सभी को पता है कंपनी हमको पैसे पे क्या देती है? रिटर्न देती है। तो आप दोनों कंपनी की रिटर्न निकालोगे। मान लो 10% यहाँ पे है और 12% यहाँ पे है एवरेज। तो अब ये क्या यहाँ पे हम लोग सीधा 10% और 12% देख के कंपेयर करके अपना रिजल्ट बता दें? आंसर इज नो। आप लोग पढ़ोगे कि इन 10% और 12% को हम लोग क्या भी करेंगे? फर्दर ट्रीट करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट इनका करेंगे। क्या हम लोग खाली एवरेज के बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम लोग खाली मीन निकाल के या एवरेज निकाल के सिंपल वाला अपना कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोग किस में चलते हैं? स्टेप वाइज चलते हैं। एक बार निकालते हैं स्टैट्स का डेटा, एवरेज पॉइंट निकाला, फिर उसको आगे हम लोग कोरिलेशन में ले गए, रिग्रेशन में ले गए, ठीक है, इंडेक्स नंबर में ले गए डेटा को, तो हम लोग फर्दर भी इसको कर सकते हैं एनालाइज। तो ये सब हम लोगों के पास में क्या हो गए? फंक्शन हो गए किसके? एवरेज के। तो एवरेज ये सब फंक्शन जो हमारे पास में जो है बताता है। अच्छा अगला पॉइंट जो है हमारे पास में कि एक इसेंशियल ऑफ गुड एवरेज। एक एवरेज जो होता है वो गुड कब होता है? क्या ऐसी इसेंशियल बातें हैं जो हर एक एवरेज में होनी चाहिए? सर मैंने 5,000 रुपये पर मंथ निकाला है, ये मान लो 1,000 रुपये मैंने निकाला है, फॉर एन एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़ पर मंथ निकाला है, तो इसके लिए ये गुड हो, इसके लिए क्या एसेंशियल्स हैं? सबसे पहला ये क्लियर होना चाहिए,
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब क्या है कि सर ये गलत नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, ये गलत नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास आपने 10,000 लोगों का डेटा निकाला है, 1,000 रुपीज पर मंथ, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए इन पूरे के पूरे 10,000 लोगों को। तो आपको जो 1,000 निकालना है वो बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये सिंपल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ये सर्टेन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है सर, 1,000 रुपये पर मंथ हो, ये एब्सोल्यूट है। ऐसा लेना चाहिए सर 666.66666, तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा ना, तो आप इसको राउंड ऑफ ही कर दो, या तो 650 कर दो, अप्रॉक्स लिख दो। मतलब ये यहाँ पे एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, ये एक परसेंटेज या तो कोई भी रिलेटिव परसेंटेज या रिलेटिव एनालिसिस नहीं होना चाहिए, जो कि एक गुड एवरेज नहीं माना जाता। ओके, तो ये 5 पॉइंट इसेंशियल गुड एवरेज के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने आपको मेन बताए हैं। हालांकि आप मेरे साथ इसको खुद समझ पा रहे होंगे। देखो, हम लोगों को ये चीज़ें ना याद करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बाय लॉजिक्स, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट। ओके, तो हम लोगों को ये याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना भाई। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में, मानो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट में हम लोग कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, एंड ऑल दिस। जैसे कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि हम लोग कॉस्टिंग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉस्टिंग की थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती। बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो कॉस्टिंग की थ्योरी नहीं पढ़ाते, सीधा प्रैक्टिकल करा देते हैं। तो फिर वो जो बच्चे जाते हैं ना फ्यूचर में काम करने कंपनीज में, तो कंपनी में ना काम ऐसे होता है। अब मैंने आपको मान लो एक कॉस्ट शीट सिखा दी, कॉस्ट शीट बनाना मैंने आपको सिखा दिया, कंपनी में आप गए, तो कंपनी में क्या आपसे कॉस्ट शीट बनवाएंगे? नहीं, आपसे डिज़ाइन करवाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। वहाँ पे बच्चे के मुँह से निकलेगा हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स जो है ना, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको ओवरऑल तरीके से कि आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो भी पढ़ो उसके लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिकलिटी को बाद में समझ पाओ। क्या स्टैटिकल एनालिसिस कॉमर्स स्टूडेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आपके लिए ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में वेट कर रही हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। तो ऐसा भी नहीं कि स्टैट्स छोड़ दोगे, स्टैट्स बहुत ज़रूरी है। जितना मैथ्स ज़रूरी है, वैसे मैथ्स तो उतना ज़रूरी रिलेटिवली नहीं है स्टैट्स की जितना एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए, बट हाँ स्टैट्स बहुत ज़रूरी है। तो स्टैट्स हम लोग छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। एक बार को मैथ्स आप छोड़ दो, स्टैट्स बिल्कुल मत छोड़ना। स्टैट्स जिस दिन आपने छोड़ दिया, समझ लो आपके कॉमर्स में से बहुत बड़ा एलिमेंट हट गया। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पाँचों ज़रूरी होती हैं? नहीं, कहते हैं हाँ जी सर पाँचों ज़रूरी हैं। उनमें से एक भी हटाओगे तो हाँ पूरी तरह से डिसेबल तो नहीं होगी, लेकिन थोड़े तो हो जाओगे ना। ऐसी स्टैट्स है, अगर आपने उसको हटा दिया तो 4 ही उंगली बचेंगी, फिर बाकी बच्चे 5 का यूज़ कर पाएंगे, आप सिर्फ 4 का कर पाओगे, तो वो जो गलत हो जाएगा। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने बहुत सब चीज़ें देख ली। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में सर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सर अंडरस्टैंडिंग तो हो गई चैप्टर की, अब ये भी बता दो कि चैप्टर में हम लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो चैप्टर के अंदर हम लोगों को एवरेज निकालना सीखना है, लेकिन एवरेज कितने टाइप के होते हैं ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो एवरेज कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। एवरेज, एवरेजेस या सेंट्रल वैल्यूज कितने टाइप की होती हैं? देखिए, एवरेज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। सर सिर्फ 2 टाइप? यहाँ हाँ जी सर, सिर्फ 2 टाइप के एवरेज होते हैं हमारे पास, सिर्फ 2 टाइप के एवरेज होते हैं। सर नाम क्या होते हैं? सबसे पहला नाम होता है मैथमेटिकल एवरेज, और सेकंड नाम हमारे पास क्या होगा सर? स्टैटिस्टिकल एवरेज नहीं, सेकंड नाम हमारे पास होगा पोजिशनल एवरेज। क्या नाम होगा? पोजिशनल एवरेज। तो हमारे पास मैथमेटिकली एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज
में क्या क्या आता है, सब कैटेगरीज देखें, ये भी इसमें भी सब कैटेगरी आती हैं। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, देखिए कौन कौन सी सब कैटेगरी हैं। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आ जाता है आपका अर्थमेटिक मीन, फिर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर आ जाता है हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन जी, अर्थमेटिक मीन। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। जिन बच्चों ने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ली है, क्योंकि ऑप्शन होता है 11th क्लास में आपको मैथमेटिक्स लेनी भी है नहीं लेनी, कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 11th क्लास में लेते हैं और कुछ बच्चे हिंदी ले लेते हैं उसकी जगह पे। तो जिन्होंने 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे पढ़ा होगा, हार्मोनिक मीन। सर इतने सारे एवरेज क्यों हैं भाई, सबका पर्पस जो है वो अलग अलग है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पोजिशनल क्या होते हैं, पोजिशनल में क्या क्या आते हैं, पोजिशनल होते क्या है ये तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसमें आता क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। सर मीडियन आता है, मीडियन आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हो, उसके पहले से ही बल्कि, तो मीडियन आपने काफ़ी पहले से पढ़ा हुआ है। मीन, मीडियन, मोड, आपने ये तीनों अच्छे से पढ़ रखे होंगे अभी तक मेरे हिसाब से। तो आपके लिए जो नया होगा वो थोड़ा सा अभी नाम का थोड़ा चक्कर होगा, बट नो प्रॉब्लम, सब देखेंगे बहुत डिटेल में। मीडियन यहाँ पे हो गया पार्शियल वैल्यूज, पार्शियल वैल्यू में आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, इसमें आ जाते हैं परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स, इसमें आ जाते हैं डिसाइल्स, डिसाइल्स भी आ जाते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं वैसे तो और भी, लेकिन हम लोगों को क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल ही पढ़ने काफ़ी वही बहुत रहेगा। तो हमारे पास कितने एवरेज हो गए टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 6। हम लोग को सेंट्रल वैल्यू वाले चैप्टर में कितने पढ़ना है, कितनी चीज़ें बेसिकली करनी है, 6 चीज़ें। एक तो हम लोगों को पढ़ना है ये मीन के बारे में, फिर मीडियन के बारे में, फिर मोड के बारे में। 3 तो हम लोगों को पहले ही पता है कि ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड तो पढ़ना ही है। मीन की कितनी कैटेगरी हो गई, यहाँ मीन की 3 कैटेगरी हो गई, AM, GM, HM, और उसके बाद पोजिशनल एवरेज। सर मैथमेटिकल एवरेज क्या होते हैं, पोजिशनल एवरेज क्या होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज क्या होते हैं, वो एवरेज जिनको मैथमेटिकली भी ट्रीट करा जा सकता है, प्रूव करा जा सकता है। पोजिशनल एवरेज क्या होते हैं, जिनको हम लोग पोजीशन के बेस पे निकालते हैं। जैसे जैसे हम लोग अभी इसको करेंगे वो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना है कि AM एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, GM भी एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, और HM भी एक मैथमेटिकल एवरेज होता है। अच्छा, हमको AM में और GM में और HM में क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, या मैं बोल सकता हूँ उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, AM। AM हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। आई नो कि आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में अरिथमेटिक मीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन एक बार रिफ्रेशमेंट में कुछ भी नहीं जाता, इवन फ़ायदा ही होता है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कितने टाइप का होता है। सर अरिथमेटिक मीन हमारा टाइप भी होती है इसमें कुछ, टाइप बताने से पहले मैं इसकी मीनिंग क्लियर कर दूं, फिर टाइप के ऊपर आता हूँ। सर अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल मीन। क्या बोलते हैं, सिंपल मीन। ये किसी भी ऑब्जर्वेशन का एक सिंपल तरीके से मीन निकाला जाता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में भी देखा होगा, ये बचपन में भी हमने सीखा है ये सब मीन निकालना। AM तो हम लोग काफ़ी पहले से सीखते हुए आते हैं, क्योंकि तो AM एक सिंपल मीन होता है। अच्छा, AM कितने टाइप का होता है, तो AM हमारे पास होता है 2 टाइप का। एक होता है हमारे पास सिंपल, और एक होता है वेटेड। सिंपल और वेटेड। तो अरिथमेटिक मीन की टाइप कितनी होती हैं, तो अरिथमेटिक मीन की टाइप जो होती हैं वो होती हैं सिंपल एंड वेटेड। ओके जी, सिंपल में और वेटेड में क्या क्या फ़र्क है ये हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सिंपल करेंगे और फिर हम लोग वेटेड करेंगे। अच्छा सर, सिंपल और वेटेड देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग सिंपल वेटेड देखें उसके पहले मैं आपको बताऊं कि सिंपल और वेटेड निकालने के कितने तरीके हैं अपने पास। तो अपने पास तरीके क्या हैं, इंडिविजुअल सीरीज में अलग तरीका लगेगा, ठीक है जी। डिस्क्रीट सीरीज में अलग तरीका लगेगा, और हमारा
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अलग तरीका लगेगा। सर सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास गिवन है, डेटा जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग सीरीज में डिवाइड कर दें अगर डेटा को, तो डेटा कितने टाइप का हो सकता है? सर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज ऑल डेटा। तो डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपको देख के पता लगेगा कि किस टाइप का वो डेटा है। फिर उसके बाद इन तीनों में अलग अलग मेथड है, ये तीनों अलग अलग मेथड हैं, इन तीनों से अलग अलग तरीके से क्या निकालेंगे आप लोग? एम निकालेंगे। इंडिविजुअल क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज में भी मीन निकालने के कितने तरीके हैं। देखो कितने तरीके हैं आपके पास में, देखिए डायरेक्ट मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा शॉर्ट कट मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो आपके पास पहला कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट, और दूसरा हमारे पास हो गया शॉर्टकट मेथड। दो मेथड आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। हमारे पास दो मेथड है इसमें निकालने के, किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में। अच्छा, अगर हम लोग निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारे पास कितने मेथड है? उस केस में हमारे पास डायरेक्ट मेथड तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा शॉर्टकट भी अवेलेबल है, उसके अलावा एक और मेथड अवेलेबल है विच इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, देखो भाई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर आप चीज़ों को नहीं समझे। देखो मैं आपको किस तरीके से आगे लेके जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा? हमारे पास एम है, सिर्फ एम कितने टाइप का? सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड दो तरीकों से निकाल सकते हो। अच्छा, मेरे पास सबसे पहले मुझे उसके निकालने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास डेटा जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो कितने सीरीज में डिवाइड हो सकता है। डेटा जो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो 3 टाइप से सीरीज में डिवाइड हो सकता है। ओके, कितने टाइप से सीरीज होंगी? 3 टाइप से। तो तीनों टाइप से हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग तरीकों से निकालेंगे और अलग अलग मेथड से निकालेंगे। मेथड्स अवेलेबल है। अच्छा, सिंपल मीन क्या होता है और वेटेड एवरेज क्या होता है? सिंपल क्या होता है? जहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। क्या होती है? इक्वल, और यहाँ पे अनइक्वल होती है इंपॉर्टेंस। बताता हूँ सिंपल का एग्जांपल और एक बार वेटेड का एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको पहले एग्जांपल सिंपल मीन। सिंपल मीन का एग्जांपल आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे राम आ गया हमारे पास में, श्याम आ गया, चिंटू आ गया, पपलू आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब इन लोगों ने कुछ मैचेस खेले हैं। क्या खेले हैं? मैचेस। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दी हेडिंग नेम एंड मैचेस। तो राम ने 1 मैच खेला, श्याम ने 2 मैच, चिंटू ने 3 और पपलू ने 4। अब हमारे लिए सारे के सारे बच्चे इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे क्या है हमारे लिए? इक्वल हैं। इसको कहते हैं हम लोग अनवेटेड मीन या फिर सिंपल मीन। यहाँ पे सबके पास में जो है वो सेम या फिर इक्वल हम लोगों ने जो है वैल्यू सबको दी हुई है। सर अनइक्वल बता दो तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? वेटेड मीन का। वेटेड मीन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को, ये सब क्या होती हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को अलग तरीके से वेट दिया हुआ है। अलग तरीके से वेट दिया मतलब उसके लिए आपने क्या करा है? बेसिक सी बात मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने उसको जो वैल्यू दी है या जितना हमारे लिए वो मैटर करता है वो अलग है। ठीक है जी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने करी है इन्वेस्टमेंट। क्या करी है? इन्वेस्टमेंट। किस कंपनी में करी है? ए में करी है, बी में करी है, सी में करी है, डी में करी है। यहाँ पे आपके पास जो फंड्स हैं, फंड्स कितने हैं? फंड्स हैं 1 लाख रुपए। क्या फंड्स अवेलेबल है बताओ? 1 लाख रुपए अवेलेबल हैं। आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी है और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है वेट। क्या दे रखा है? वेट। मैंने ए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है 30%, इसमें 20%,
इसमें मैंने करी है मान लो 40% और इसमें मैंने करी है 10%। क्या सभी कंपनियां मेरे लिए एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? सर अलग अलग है, बिकॉज सबके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन है, वो मेरा क्या है, अलग अलग है। मेरा 1 लाख रुपए में से 30% इधर लगा है, फिर 20% इधर लगा है, 40% इधर लगा है और 10% इधर लगा है। अगर मैंने सब कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाए होते तो सभी कंपनियां मेरे लिए इक्वली मैटर करती, या मैंने सभी कंपनियों में सेम वेट से पैसा लगाया होता तो भी बात दूसरी होती। लेकिन यहाँ पे सभी कंपनियों में मैंने जो वेट रखा है या फिर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस है हर कंपनी में अलग अलग है। सर मैं नहीं चाहूंगा कि सी कंपनी डूबे, क्योंकि सी में मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। उसके बाद मेरे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डी से फर्क तो पड़ेगा लेकिन डी से कम पड़ेगा। फर्क ज़्यादा किससे पड़ेगा? सर सी से सबसे पहले पड़ेगा, फिर ए से पड़ेगा, फिर बी से पड़ेगा और फिर सी से पड़ेगा। तो ये आपने क्या कर दिया, इनको रैंक्स दे दी। क्या दे दी? रैंक। ये रैंक दे दी आपने, या आपने बता देगी कौन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। तो इसको हम लोग कहते हैं वेटेड मीन। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, मीनिंग अभी हमने सीख ली। लेकिन तो हम लोग वापस आ जाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए सीखना, बट आज ज़्यादा बच्चों को ये बात पता होगी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। भाई इंडिविजुअल सीरीज बहुत सिंपल सी बात है, वो सीरीज जिसके अंदर, क्या बोला मैंने, वो सीरीज जिसके अंदर आपको खाली क्या दे रखी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस। खाली क्या दे रखी होती हैं, ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल देख लो एक बार। एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्वेश्चन किस हिसाब से होगा आपको एग्जांपल में। क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे दे रखा होगा कि वेजिस दे रखे हैं आपको 10 एम्प्लॉयज़ के, आपको 10 एम्प्लॉय के क्या दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं। या मान लो 1 2 3 4 5, मेरे 5 कॉलम में मैंने 5 लिखे, तो वेजेस दे रखे हैं 50 60 70 80 और 90। यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय मेरे पास आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया डी और यहाँ पे आ गया ई। ये होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओनली गिवन टू यू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बस एक ही सेट ऑब्जर्वेशन का गिवन है। खाली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेजेस। एम्प्लॉय के नाम थोड़ी ना मैटर करते हैं, वेजेस मैटर करते हैं। इट इज इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, इंडिविजुअल समझ में आ गई होगी। डिस्क्रीट, सर डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? तो मेरे भाई डिस्क्रीट का मतलब मैं बताता हूँ आपको। डिस्क्रीट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, अपने पास में डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों को कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब इसके अंदर क्या दे रखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। एग्जाम्पल, वेजेस दे रखे हैं यहाँ पे आपको। वेजेस मान लो आपको दे रखे हैं 10 20, आपको दे रखे हैं 30, यहाँ पे दे रखे हैं आपको 40 और यहाँ पे दे रखे हैं 50। यहाँ पे आपको दे रखा होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो फर्क कितना हो गया, ऊपर इंफॉर्मेशन जो दी थी वहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया था कि किस एम्प्लॉय के कितने कितने वेजेस है। यहाँ पे आपको एक रेंज दे दी कि भाई 10 रुपये वेजेस लेने वाले कितने एम्प्लॉय हैं, 4। 20 लेने वाले 5, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, और मान लो 50 लेने वाले 5 हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिए। इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज। हाँ सर, डिस्क्रीट भी समझ में आ गई। तो ये डिस्क्रीट में हम लोग अब आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि डिस्क्रीट है या नहीं है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो एक बार। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कौन सी है। सर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको जब तक सीरीज पता नहीं चलेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा मेथड लगाओगे। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 2 मेथड हैं, अब इन दोनों के फॉर्मूला अलग अलग होंगे। डिस्क्रीट में जो होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा ना। तो सब में फॉर्मूला जब अलग अलग है तो आपको पहला पता होना चाहिए कि सीरीज कौन सी है। सीरीज पता चल जाएगी, फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा काम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एग्जाम्पल समझना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे मान लो वेजेस, यहाँ पे तो आपको एब्सोल्युटली दिया गया था 10 20 30 40। यहाँ पे आपको और गंदी तरह से दिया जाएगा एक रेंज में।
इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को वेजेस मिलेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ऊपर एब्सोल्यूट टर्म्स में था, बट यहाँ पे ये क्या है सर, ये है एब्सोल्यूट टर्म्स। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको वेजेस दे रखा है कि 10 वेजेस लेने, 10 रुपए के वेजेस लेने वाले 4 एम्प्लॉय, 20 के लेने वाले 5, 30 के लेने वाले 3, 40 लेने वाले 2 और 50 लेने वाले 5। जबकि यहाँ पे रेंज दे दी कि जिनके वेजेस 0 से 10 के बीच में हैं वो कितने एम्प्लॉय हैं। वो एम्प्लॉय हैं मान लो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर ही नहीं हो, यहाँ पे आप लोग क्या नहीं हो, क्लियर नहीं हो। अब इन 4 एम्प्लॉय में से किसी की इनकम 0 भी हो सकती है, किसी की इनकम 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकती है 10 तक, अप टू 10। तो आप यहाँ पे क्लियर नहीं हो, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर इट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग अभी तक तो यही सीख पाए हैं कि हम लोग कैसे कैसे इनको जो है वो अपना क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सी हमारे पास में सीरीज गिवन है। जब पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज है तो हम लोगों को पता चल जाएगा आने वाली कहानी के बारे में भी कि हम लोग मेथड कौन सा लगाएंगे और फॉर्मूला कौन सा चेपेंगे वहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं आपको अरिथमेटिक मीन का फटाफट से क्वेश्चंस कराना शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ अरिथमेटिक मीन प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी बहुत सीख ली सर, प्रैक्टिकल देखते हैं अब। एएम के हमारे पास कितने मेथड इंडिविजुअल में, सर इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 2 मेथड। कितने मेथड सर, 2। एक तो डायरेक्ट मेथड और एक हमारे पास में कौन सा मेथड आएगा, शॉर्टकट मेथड, डीएम और एससीएम। सर डीएम में मैं फॉर्मूला बताऊंगा और एससीएम में बताऊंगा। डीएम में फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है और एससीएम में फॉर्मूला क्या होता है। देखो आप लोग इसको पढ़ चुके तो आपको फॉर्मूला याद होंगे, अगर नहीं है तो देखो क्या होते हैं। हम लोग एएम को दिखाते हैं एक्स बार से, हम लोग इसको डिनोट करते हैं इससे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इसको इससे डिनोट करते हैं। और हम लोग डीएम में डायरेक्ट मेथड में इसका फॉर्मूला क्या सीखेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, इसको डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सर यहाँ पे ये x का क्या मतलब है, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। मतलब जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1 को ऐड करो 2 में, फिर उसको ऐड करते रहो n तक। n क्या है, जहां तक भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, मतलब 10 तक गिवन है तो यहाँ पे 10 तक आप ऐड करोगे, पहला फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा d अपॉन में n। सर यहाँ पे इस वाले मेथड में हम लोगों को क्या करना है, a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब रहेगा अज्यूम मीन, यहाँ पे d का मतलब क्या रहेगा, d इक्वल्स टू डेविएशंस, और n का मतलब सेम रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर फॉर्मूला लिखवा दिया इंडिविजुअल का अभी, लेकिन हमने क्वेश्चंस नहीं करे, तो मैं यहाँ पे अभी जगह छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़ देना जगह नोटिंग करते टाइम, क्योंकि अभी हम लोग इंडिविजुअल में ही है। जब हम लोग दूसरे टाइप की सीरीज में पहुंचेंगे तो फॉर्मूला का दूसरा सेट पढ़ेंगे, तो अभी इंडिविजुअल में ही है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और फिर एक और बार आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। अभी इंडिविजुअल में, फिर डिस्क्रीट में आएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं, इंडिविजुअल क्योंकि सबसे आसान होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दोनों मेथड से करवा देता हूँ एक एक क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोग करना चाहते हैं किससे, सर ये हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड से। किससे करना चाहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड। तो वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लोगे तो मैंने बोला है रिविजन हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखो आपको दे रखे हैं पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस दे रखे हैं ऑफ 10 CMA स्टूडेंट्स बाय देयर प्रिंसिपल। मतलब जहां पे वो आर्टिकलशिप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वहां से उनको पॉकेट अलाउंस मिलते हैं। 10 बच्चों के बारे में आपको बता रखा है, कितना कितना दे रखा है देखो, 15,
20, 30, 22, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये डेली के हैं। डेली इनको इतने इतने रुपये मिलते हैं पॉकेट अलाउंस। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा भाई, इतना ही मिलता है आर्टिकलशिप में। इतना भी बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो पॉकेट अलाउंस, लेकिन इतना ही मिलता है। अब आप लोग डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। आपको दो आइटम चाहिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स चाहिए और एन चाहिए। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ दो, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65। इसको डिवाइड सर किससे करेंगे? इसको डिवाइड आप लोग जो करोगे वो डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 10 बच्चों का डेटा है, तो आप डिवाइड करोगे 10 से। तो कितना आता है बताओ टोटल हमारे पास आ गया 340 डिवाइड बाई 10 एंड इट कम्स एज 34। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 34 ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट को जो है वो पॉकेट अलाउंस मिलते हैं। डायरेक्ट मेथड। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को किससे करूँ? अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं किससे करना चाहता हूँ, शॉर्ट कट मेथड से करना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन को किससे करना चाहते हैं हम लोग? शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से अगर सेम क्वेश्चन को करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। तो देखो शॉर्टकट मेथड से कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखोगे पॉकेट अलाउंस। देखो आप लोग चाहो तो फोकस कर सकते हो प्रेजेंटेशन पे या नहीं भी कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप लिख के ही करोगे। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप लिख के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर जब आप मास्टर हो जाएंगे तो आप कैलकुलेटर पे कर लेना। 40, 50, 55 और हमारे पास में लास्ट क्या था? 65 था। पॉकेट अलाउंस लास्ट में जो था वो 65 था। तो मैंने सारे पॉकेट अलाउंस ऐसे सीधा सीधा लिख दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा सर? मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ डी। अब जो पॉकेट अलाउंस है ना, इसी को मैं डिनोट किससे करूँगा? एक्स से डिनोट करूँगा, क्योंकि मेरे सब ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये मेरे लिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ x7, x8, x9 और x10, ठीक है। ये मैंने सारे x लिख दिए। मैं ऊपर क्या निकालना चाहता हूँ? डी निकालना चाहता हूँ। देखो फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए। आपको ए चाहिए, आपको डी का टोटल चाहिए। सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टोटल ऑफ डी। तो आपको पहले तो डी निकालना पड़ेगा, फिर तो उसका टोटल करोगे। और एन तो आपके पास गिवन है कितना? 10। ए क्या होता है सर? ए हमारा होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? देखो शॉर्टकट मेथड में क्या हम लोग करते हैं, हम लोग ना एक मीन को मान लेंगे अपनी तरफ से। हम लोग मान लेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग एक मीन क्या होगा उसको हम लोग अपनी तरफ से लेंगे। मतलब ये पूरी ऑब्जर्वेशन है आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? पूरी ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन में से एक आइटम को आप मान लो कि वो आपकी क्या है? वो आपका मीन है। इनमें से किसी भी एक को, या अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर। समझदारी किसमें होती है? समझदारी इसमें होती है कि आप इनमें से एक को चूज करो। अगर अपने मन से कोई नंबर चूज करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सर मैं तो 0 चूज करूंगा, उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो भाई कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी में से चूज करते हो तो समझदारी होती है। इन्हीं में से सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला चूज कर सकते हो, या कोई भी मिडल का चूज कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 40 को। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से अज्यूम मीन 40 ले रहा हूँ। आप कुछ भी अज्यूम मीन लेंगे आंसर सेम आएगा। आप कोई भी अज्यूम मीन लेते हो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मैं यहाँ पे 40 को जो है वो अज्यूम मीन अपना ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल्स टू 40। मेरे हिसाब से 40 है, मैं 40 लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मर्जी, मुझे 40 लेना है, ठीक है। आप कुछ भी लेंगे तो वही आएगा। अच्छा डी कैसे निकालते हैं? डी इज अ डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? फर्क। डेविएशन मतलब क्या होता है? चेंज। डी इक्वल्स टू डेविएशन, एंड डेविएशन मीन्स व्हाट? डेविएशन मीन्स चेंज। कि हमारा चेंज कितना है? क्या है हमारा चेंज कितना है? सर चेंज किसका? x में से हमको a माइनस करना है। x हमारा ये है, इसमें से आपको a माइनस करना है जो आपने नीचे माना।
तो 15 में से 40 गए कितना आएगा सर -25 x माइनस ए। करते चलेंगे अब फटाफट फटाफट। दूसरे में क्या आएगा 20 में से 40 गए -20, फिर -10, -18, फिर -15, फिर -22, फिर 0। देखो जैसी 0 आएगा, शॉर्टकट मेथड की खासियत क्या है, जैसी 0 आता है उसके बाद की जो भी डिजिट बची हैं वो ऊपर से स्टार्ट कर दो। जो नेगेटिव आया वही पॉजिटिव भी आएगा, जो ही क्या है, जो ही नेगेटिव आएगा वही पॉजिटिव भी आएगा। फिर देखो अभी +10, अभी कितना पॉजिटिव यहाँ पे, अभी +15, अभी +25। ओके जी। शॉर्टकट मेथड की एक खासियत ये है कि आपका जो भी ये वैल्यू आया है ये कहीं ना कहीं ऊपर नेगेटिव में भी रहेगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब हम लोग फटाफट से इसका टोटल करेंगे डी का। तो सिग्मा डी इक्वल्स टू व्हाट, बताओ टोटल कितना आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, कैलकुलेटर पे पहले इन सबको ऐड कर लो और फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर लो, फिर जो भी इसका ऐड करके अमाउंट आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। माइनस का आ रहा है 110 और पॉजिटिव आ रहा है 50, तो माइनस का 110 और 50। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। बताओ आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। तो कितना आएगा बताओ, आपका 60 आ गया, -60। कैलकुलेटर पे -60 आ गया आंसर। अब -60 सिग्मा डी हो गया हमारा। चलो अब मीन निकालने फटाफट से। देखिए एक्स बार इक्वल टू ए, कितना हमने माना, ए हमने माना 40 प्लस -60 डिवाइड बाय 10। देखो कितना आता है, किसी भी मेथड से निकालो, चाहे वो शॉर्टकट से हो चाहे वो डायरेक्ट मेथड से हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। 40 प्लस यहाँ पे कितना आ गया -6, प्लस माइनस माइनस होगा आपका, क्या होगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 34। अच्छा ऊपर क्या आंसर आ रहा था सर, ऊपर भी तो 34 ही आ रहा था, लेकिन ऊपर आपका, आप बोल रहे होगे सर इंडिविजुअल आसान है यार, इंडिविजुअल से तुरंत निकल गया हमारा। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड आसान है सर, डायरेक्ट से तो तुरंत निकल गया। नीचे वाला शॉर्टकट मेथड है, बस नाम का ही शॉर्टकट है तो बड़ा लंबा मेथड। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग शॉर्टकट मेथड। तो अभी मैंने आपको आज डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड कराए, किसके, अर्थमेटिक मीन के। ओके अर्थमेटिक मीन के डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने आज जो है वो कंप्लीट कर लिए। इसमें आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे होंगे वो आप कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इसके ऊपर इतना फोकस ना भी करेंगे तो भी चलेगा, बट अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा जितने मैंने एग्जाम्पल कराए सिर्फ इतने ही करो अभी के लिए। खैर बुक से चाहो तो एक आधा हाथ मार लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे, कैलकुलेटर पे ही हो जाएंगे, नॉट एन बिग इशू। तो मैंने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड आपको आज करा दी इंडिविजुअल सीरीज का। अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज अभी हम लोगों ने शुरू करनी है, डिस्क्रीट शुरू करेंगे। और डिस्क्रीट के अंदर कितने मेथड हम लोगों को सीखने हैं सर, डिस्क्रीट के अंदर हम लोगों को सीखने हैं अपने, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और अपना तीसरा मेथड आ गया। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड, तीसरा मेथड कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड सीखने डिस्क्रीट में। और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही 3 मेथड है। तो अभी हम लोगों को ये सब सीखना बाकी है, इसके अंदर भी 3 मेथड है। तो हम लोग इसके भी फॉर्मूला लिखेंगे अलग अलग। सॉरी एरो पर चला गया, एरो अलग से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अलग से, क्योंकि फॉर्मूला अलग है। इसका भी डायरेक्ट मेथड आएगा, इसका आएगा SCM आएगा, इसका भी, और इसका भी स्टेप डेविएशन आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके जी, चलो यहाँ तक की बात हमारी हो गई आज। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन सबका देख लेंगे ना तो बेसिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे बेसिक क्लियर होंगे फिर जो आपके लिए नई चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हार्मोनिक मीन और बाकी जो हार्मोनिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, उसके पास ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन तो हम लोग ये चुटकियों में खत्म कर सकते हैं एक क्वेश्चन के साथ में, लेकिन हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और उसको थोड़ा क्लास देके ख़त्म करेंगे। ओके चलिए, और अभी इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, स्लोली स्लोली चलोगे तो सब चीज़ मैं करा दूंगा, नॉट एन इशू। और बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस लेने लगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ सके। ओके चलो।